हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये दूसरी क्लास है बायोकेमिस्ट्री की। हम लोग पहली क्लास कर चुके हैं। इसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जो भी इन क्वेश्चन से आपकी थ्योरी हो पाएगी वो सारी कुछ यहाँ पर आपसे डिस्कस की जाएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो आप देखेंगे, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड, इनसे जो है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो आप एलएफटी, केएफटी और ये सारा कुछ आप याद कर लेते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आप देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनसे क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो सीरीज है क्वेश्चंस की, आप जानते हैं सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे आपका राजस्थान एनएचएम उसका जो एग्जाम्स होने वाला है, एक महीना आपके पास में है। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उनकी बेहतरीन तरीके से क्लासेस को कीजिएगा। सभी एग्जाम, चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे यूपी एनएचएम होने वाला हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी थ्रू पेट के थ्रू आपके कोई भी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी यूपी में आएगी, तब भी उसके लिए आपके हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मेन बात यह है कि सिलेबस बदलता नहीं है, सारी कुछ चीजें सेम रहती हैं। और जो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जानते हैं इसमें बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास के 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, मेरे क्लासेस इस तरीके से करवाई भी जा सकती है, इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन एनिमल इन स्टोरेज फॉर्म इन नोन एज। जो कार्बोहाइड्रेट फाउंड होता है, पाया जाता है एनिमल में, वो स्टोर होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है? पहला लिखा है ग्लूकोज के फॉर्म में, दूसरा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तीसरा है ग्लूकागान के फॉर्म में और तीसरा है स्टार्च के फॉर्मेट में। इससे पहले वाली जब आप क्वेश्चंस की सीरीज देखेंगे, ईएसआईसी लैब टेक्नीशियन का जब हमने क्वेश्चन कराए थे, वहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जब एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी में एनर्जी हो जाती है तो उसको डिसऑर्डर्स को क्या कहते हैं। तो वहां पर जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाती है और फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता था तो उसको बोलते थे ओबेसिटी, यानी मोटापा। तब हमने ये चीज समझाई थी कि जो हमारे अंदर क्या होता है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, एक्सेस मात्रा में हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, यानी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज क्या हो गया? अधिक हो गया। ठीक। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है मेरे भाई? इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेती है किसमें? ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट कर लेती है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेती है। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद में ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट करती है। और कन्वर्ट करने के बाद में ये हमारी बॉडी, चाहे वो हमारा लीवर हो और चाहे वो हमारी मसल सेल हो, इनमें क्या होता है? ये स्टोर हो जाता है। ठीक है। जब हमें दोबारा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए अभी हमने खाना खाया, 3 घंटे बाद हमारी बॉडी को जरूरत है कि एनर्जी चाहिए, ठीक, लेकिन हम खाना खा नहीं रहे हैं, तो क्या होती है? ये बॉडी क्या, ये जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है, तो इस ग्लाइकोजन को तोड़ के फिर से ग्लूकोज में क्या कर दिया जाता है? ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और सेल्स इसमें हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। जिसको कहते हैं, जैसे क्या होता है, आप मान लीजिए गेहूं पैदा हुआ आपके यहाँ, खेत से आप लाए, जैसे 4 ट्राली हुआ, 3 ट्राली हुआ, आपने क्या किया? अपनी जितनी 1 साल तक आपने उसके लिए स्टोरेज किया कि हाँ हम भाई इतना खर्चा करेंगे, इसको इतना हमारे खाने में क्या होगा, जरूरत लग जाएगी इसकी। एक्स्ट्रा वाला आपने क्या किया? उसको बेच दिया। जो आपके पास ये आपने कैलकुलेशन किया था कि 1 साल तक इसको हम रख लेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसमें से हम ले लेंगे। तो सेम ऐसे ही हमारी बॉडी करती है। देखो, भगवान ने जो चीजें बनाई सेम ऐसे हमारी बॉडी करती है। ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया, उसने क्या किया? तुरंत से ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में, हमारी बॉडी में स्टोर हो गया मसल सेल में और लीवर में। जब जरूरत पड़ी तो इस ग्लाइकोजन को तोड़ के क्या कर दिया गया? ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज फॉर्म में फिर आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका मेरे भाई बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक। आगे चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन एनिमल कार्बोहाइड्रेट इज स्टोरेड। जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर कर लिया जाता है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को जो है स्टोर कर लिया जाता है? अभी बताया था कि ग्लूकोज जो है हमारा, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में। और ये स्टोर कहां कर लिया जाता है? ये मेरे भाई स्टोर कर लिया जाता है लीवर में भी और हमारी जो मसल सेल्स होती हैं उनमें। तो इसका बी या सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है। जो हमारा लीवर होता है, ठीक, ये आप जानते हैं लीवर हो गया, और हमारी जो मसल सेल होती हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है? इन्हीं में ये क्या है? हमारा ग्लूकोज, ठीक, इन्हीं मसल सेल में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेकेराइड। अभी अब जैसे बायोकेमिस्ट्री की बात आती है तो मेनली आपने क्या किया? मेनली आप यही पढ़ लिए, एलएफटी, केएफटी, ये सब सारा कुछ आपने पढ़ लिया। जब आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो सबसे पहले आपको यही लिखा रखा होगा वहां पर, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप अभी डिप्लोमा कर रहे हो, तब भी आप देखेंगे कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड, ये सारा कुछ आपके सेकेंड ईयर के टॉपिक हैं और उसमें बायोकेमिस्ट्री में सारी चीजें आती हैं। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये
पूछा जाता है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि हमारे ये एग्जाम के उससे नहीं है मेरे भाई। जब सिलेबस उठा के देखोगे ये सारी चीजें मिलेंगी। सिलेबस भी अगर नहीं उठा के आप देख पा रहे हैं तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एग्जाम में पूछे गए। तो जनरल फार्मूला मोनोसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड का जनरल फार्मूला क्या है, देखो यहां पर जो जनरल फार्मूला मोनोसेकेराइड का होता है, इसका ए ऑप्शन राइट होगा, ये होता है, क्या होता है। अभी हम आपसे बात करें तो जो ग्लूकोज होता है, ठीक, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, अभी देखो याद हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला पता है आपको, ग्लूकोज का फार्मूला आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, C6H12O6। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आपको दिख रहे हैं आप मुझे बताइएगा। इसमें आपको कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। तो इससे हम यहां से ये कह सकते हैं कि जिसमें कार्बन हो, जिसमें हाइड्रोजन हो, जिसमें ऑक्सीजन हो, ये क्या है, ये जो मिलकर बनाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अगर यहीं पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाता तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। आगे देखिएगा, जैसे ये यहाँ पर फार्मूला लिखा है, अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दें, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन में ये बता दिया कि ये ऑप्शन आपको दिख रहा है तो ये हो जाएगा। एग्जामिनर थोड़ा सा और क्या कर दे, चालाकी दिखा गए आपके साथ, तो क्या है, एन की मल्टीप्लाई आप अंदर करा दीजिए। जब आप एन की मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी की मल्टीप्लाई एन के साथ में कराएंगे तो सी एन हो गया, H2 पहले से है, एन से मल्टीप्लाई करा दी तो H2n हो गया, और O की एन के साथ आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ON हो जाएगा। ये इसका ये भी फार्मूला एक सिंप्लीफाई तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। ये किसका है, मोनोसेकेराइड का। अभी आगे क्वेश्चन है जिसमें ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, हम सभी का भी आपको बताएंगे। तो आप चाहो तो यहां पर फार्मूला में रख के देख सकते हो, जैसे 6 रखना चाहो, ठीक, 6 रखना चाहो, n बराबर 6 मान लेते हैं, तो n बराबर अगर आप 6 मानोगे तो क्या आ जाएगा, C6 आ जाएगा, और 6 इसकी 2 के साथ गुणा कराओगे तो H12 आ जाएगा, और O की 6 के साथ गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला आपके सामने आ चुका है, यानी क्या है, सही है। तो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों बात एक है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है, ए ऑप्शन राइट है। आगे चलिएगा, विच पॉलीसेकेराइड यील्ड, विच पॉलीसेकेराइड यील्ड वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। जब पॉलीसेकेराइड को तोड़ा जाता है, हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप की, अगर एक ही प्रकार के जो है मोनोसेकेराइड आपको प्राप्त होते हैं तो वो क्या है। एग्जाम्पल आपको बताना है, हाइलुरोनिक एसिड है, ग्लूकागान है, हिपैरिन है, या नन ऑफ दीज है। अभी मेरे भाई एक बात सुनो, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, बात करेंगे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो जो होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। क्या कहेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक। नाम से कुछ पता चल रहा होगा, होमो का मतलब क्या हो सकता है, होमो का मतलब हो सकता है समान, एक जैसे। हेट्रो का मतलब क्या हो सकता है, डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के। बात की जा रही है वन टाइप, वन टाइप का मतलब है, यहां से हमें यह पता चल गया कि जो एग्जाम्पल हमसे पूछा जा रहा है वो होमोपॉलीसेकेराइड का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है, होमोपॉलीसेकेराइड का पूछा जा रहा है। अब देखो पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड वे होते हैं कि जिनको तोड़ने पर 10 से अधिक मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड के प्राप्त हों। कितने, 8 से अधिक या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल प्राप्त हों, तो उसको क्या कहेंगे, मोर देन 10, ठीक, 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड यील्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो उसको क्या कहेंगे भाई मेरे, वो हो गई पॉलीसेकेराइड, ठीक है, बात समझ गए। अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो होमोपॉलीसेकेराइड में क्या क्या आते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड में आपका स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और सेलुलोज हो गया, ठीक। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ठीक, ये तीन हो गए। इसमें से अब आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी रुकिए, जाइए नहीं, अभी रुकिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, अगर ये पूछा जाए, ये जो तीनों एग्जांपल हैं ये पॉलीमर किसके हैं, ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज के हैं, ठीक है। अगर
पूछ दिया जाए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कौन से हैं, आपके सामने एग्जांपल दिए होंगे। इन एग्जांपल्स में अगर आपको स्टार दिख जाए, अगर आपको ग्लाइकोजन दिख जाए, अगर आपको सेलुलोज दिख जाए, तो आप क्या कहेंगे, ये पॉलीमर किसके हैं, ये ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, ठीक है। और होमोपॉलीसेकेराइड की बात करें तो होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं, एक और चलते हैं, विच मोनोसेकेराइड कंटेन्स 3 कार्बन एटम। देखिएगा कौन सी ऐसी मोनोसेकेराइड होती है जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। चलो आपको नहीं आता है ये क्वेश्चन, आपने छोटी क्लास में जब आईपीएससी ये सारी चीजें पढ़ी हैं, आपको ये पता है, देखो नाम से क्या पता चल रहा है, ट्रायोज, ट्राई, ट्राई का मतलब क्या था, 3, ठीक। टेट्रोज, टेट्रा का मतलब क्या था, 4, ठीक, 4 कार्बन हो गया। पेंटोज, पेंटोज, पेंटा का मतलब क्या था, 5, ठीक। और हेक्सोज का क्या मतलब था मेरे भाई, हेक्सा, हेक्सागन पढ़ा था जिसकी 6 भुजाएं होती थी। हेक्सोज का मतलब क्या हो गया, 6 कार्बन हो गए। तो यहां से तो तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता करना था, आंसर तो आपका ए वाला राइट हो गया कि जो ट्रायोज होगा उसमें 3 कार्बन होंगे, जो टेट्रोज होगा उसमें 4 कार्बन होंगे, जो पेंटोज होगा उसमें 5 कार्बन होंगे, और जो हेक्सोज होगा उसमें 6 कार्बन होंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, ये तो आपने समझ लिया कि ये कार्बन एटम की बात करी गई, तो आपने बता दिया कि अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने एग्जांपल दिया हो, ग्लूकोज दिया हो, राइबोज दिया हो, उसके बाद पेंटोज दिया हो, ऐसे करके आपके सामने चाहे वो ग्लिसरल्डिहाइड दिया हो, अब आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई बताओ कि इनमें से 3 कार्बन एटम वाला कौन सा अमीनोसेकेराइड है, तब आपको एग्जांपल की जरूरत पड़ जाएगी। तो आप यहां पर याद कर लीजिए, जो ट्रायोज का एग्जांपल है जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं, ये होता है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ये बात हो गई। हेक्सोज का एग्जांपल आपको पता होगा, 6 कार्बन किसमें होते हैं, वो मेरे भाई ग्लूकोज होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। 5 कार्बन की बात करोगे, 5 कार्बन में भी आपको पता है जो राइबोज सुगर होती है, कितने उसमें कार्बन होते हैं, उसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करोगे टेट्रोज की, तो टेट्रोज में मेरे भाई होता है इराइथ्रोज, कौन सा होता है, इराइथ्रोज, ठीक है। टेट्रोज में कौन सा होता है, क्या एग्जांपल है, इराइथ्रोज, ठीक। तो ये यहां पर आपको एग्जांपल भी याद होगा ये सारे, कि ट्रायोज का एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड, टेट्रोज का इराइथ्रोज, 5 कार्बन का पूछा जाए पेंटोज का होता है राइबोज, 6 कार्बन का पूछा जाए तो हेक्सोज होता है ग्लूकोज, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पेंटोज कंटेन्स डैश कार्बन एटम। पेंटोज में मैंने कितने बताए, पेंटोज में मेरे भाई होते हैं 5। एग्जाम्पल की बात करो तो हमने बताया राइबोज, और बात करोगे तो हो जाएगा रिबुलोज, ठीक है। कौन कौन से, 2 एग्जाम्पल अब बात कर लेते हैं। एक तो होता है राइबोज, अभी बताया, दूसरा जो है एग्जाम्पल एक और याद कर लो, रेबुलोज, ठीक है, 2 हो गए। देखो धीरे धीरे क्या है, एक दो बार इसको पढ़ोगे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है आपका टाइम यहां से जाएगा, आपका वक्त जाया नहीं करेंगे। आपको जो भी चीजें यहां पर बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकती है, वही चीजें यहां पर हम लिखेंगे, वही चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहां से ये बात हो गई, 5 कार्बन जो पेंटोज होता है उसका एग्जाम्पल हमने बता दिया राइबोज और रेबुलोज, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है, विच कार्बोहाइड्रेट हैव द जनरल फार्मूला CnH2n, ठीक, CnH2O, ठीक है, ठीक। ये जो आपके सामने फार्मूला दिया है वो किसका दिया है, देखो मेरे भाई, कह रहे हैं CnH2O, इसका होल ब्रैकेट है N-1, ये किसका फार्मूला है, ये मेरे भाई फार्मूला है डाइसेकेराइड का। अभी मैंने बताया था मोनोसेकेराइड का, अब हम बता रहे हैं आपको डाइसेकेराइड का। तो ये किसका फार्मूला है, ये मेरे भाई किसका फार्मूला है, ये है डाइसेकेराइड का। इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। डाइसेकेराइड की बात करते हैं, अगर बात यहां पर डाइसेकेराइड की आ गई है, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, डाई का मतलब क्या है समझो मेरे भाई, बताओ। डाई का मतलब हो गया 2, सेकेराइड का मतलब क्या है, शक्कर से समझ लो, ग्लूकोज, ठीक। मतलब ये है डाइसेकेराइड का मतलब ये होता है कि अगर हाइड्रोलिसिस कराई जाए डाइसेकेराइड की, डाइसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, किसके, मोनोसेकेराइड के। तो यील्ड 2 मॉलिक्यूल, यहां पर क्या लिखेंगे, यील्ड मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जब डाइसेकेराइड को तोड़ा जाता है, हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, तो हमें क्या मिलता है, हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, किसके, मोनोसेकेराइड के, ठीक, मोनोसेकेराइड के।
ठीक है, बात समझ गए। अब डाइसैकेराइड का एग्जांपल आपको पता है? डाइसैकेराइड का एग्जांपल, भाई मेरे डाइसैकेराइड का एग्जांपल कैसे नहीं पता है? लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये किसके एग्जांपल हैं? ये डाइसैकेराइड के हैं। क्या हुआ, क्या बताया मैंने? लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ये है, ये एग्जांपल किसके हैं? ये डाइसैकेराइड के एग्जांपल हैं। देखो सारी चीजें आपकी हो गई। डाइसैकेराइड आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप बता देंगे कि जिसको तोड़ने पर, जिसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर दो जो है मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते। उसके बाद में अगर उससे पूछा जाए कि इसके एग्जांपल क्या होंगे, आप लैक्टोज बता देंगे, आप सुक्रोज बता देंगे, आप जो है माल्टोज भी बता देंगे। अगर तोड़ा जाता है लैक्टोज को तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ये भी आप जान लो, अगर लैक्टोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक, ये मिलता है। ठीक है, सुक्रोज को तोड़ोगे तब क्या मिलेगा? माल्टोज को तोड़ोगे तब क्या मिलेगा? देखो सभी में बात करें तो ग्लूकोज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, क्या कह रहे हैं हम? सुनो, चाहे वो लैक्टोज हो, चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे वो मेरे भाई माल्टोज हो, इन सभी को जब तोड़ोगे, हमने बताया कि दो दो मॉलिक्यूल आपको किसके मिलेंगे? दो मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे मोनोसैकेराइड के, जिसमें से एक मॉलिक्यूल, ये तीन एग्जांपल आपके सामने दिए हैं, जिनमें सभी में आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, पहले आपने लैक्टोज लिखा है तो उसका जो है एक मॉलिक्यूल टूट रहा है, जिसको बोलेंगे गैलेक्टोज। दूसरा सुक्रोज में क्या आता है? फ्रक्टोज आता है। क्या आता है? फ्रक्टोज आता है। और इसकी बात करेंगे तो ये यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा ग्लूकोज। ठीक, तो माल्टोज को जब तोड़ा जाता है तब मिलते हैं दो मॉलिक्यूल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज को तोड़ा जाता है तो मिलते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज को तोड़ा जाता है तब मिलता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, यहां से डाइसैकेराइड की बात खत्म होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड कीटोज? किस कार्बोहाइड्रेट को कीटोज कहते हैं व्हेन इट्स कीटो ग्रुप? देखो मेरे भाई, किस कार्बोहाइड्रेट को कह रहे हैं कि कीटोज बोलेंगे व्हेन इट्स कम टू कीटो ग्रुप? कौन सा? मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है? अब देखो मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है? मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट शुगर है, मतलब सबसे छोटी है, इनको और भी तोड़ा नहीं जा सकता है। डाइसैकेराइड की बात करें तो इसमें दो होंगे मॉलिक्यूल, किसके? मोनोसैकेराइड के। ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो 2 से लेकर 7 तक। ठीक, 2 से 7 या 8 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे। और मोर देन 8 या मोर देन 10 की बात करोगे, मोर देन 10 मॉलिक्यूल आप मोनोसैकेराइड क्या होती है? वो पॉलीसैकेराइड कहलाती है। ठीक है भाई, लिख देते हैं। ठीक, मोनोसैकेराइड मैंने क्या बताया? सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट शुगर जिनको कहेंगे। ठीक, इससे नीचे इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। डाइसैकेराइड की बात करें तो इसमें क्या है? दो मॉलिक्यूल होंगे, किसके? मोनोसैकेराइड के। ठीक, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो 2 से 7 मॉलिक्यूल। ठीक, 2 से 7 मॉलिक्यूल अगर जो है पाए जा रहे होंगे तो ओलिगो बोलेंगे। और पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो मोर देन 8 या मोर देन 10। ठीक, अलग अलग आपको यही मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक, तो उनको क्या कहेंगे? ठीक, उसको क्या बोलते हैं? उनको ये पॉलीसैकेराइड बोल देंगे। मोर देन 8 मॉलिक्यूल की अगर बात हो जाए, यानी मोर 8, यानी बोलते हैं 8 यूनिट ऑफ मोनोमर। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिएगा, कीटोज और एल्डोज, दो प्रकार की हम बात करेंगे। अब देखो मेरे भाई, जो मोनोसैकेराइड होती है, जो मोनोसैकेराइड होती है उसमें आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे क्या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें दो चीज आपको दिखेंगी। एक तो आपको कीटो ग्रुप दिखेगा। कीटो ग्रुप का क्या मतलब क्या है? केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, थोड़ा बहुत ही बस आपको जानना है, ज्यादा नहीं। कीटो ग्रुप क्या होता है? और एक होता है एल्डो। ठीक, एल्डो मतलब, कीटो का मतलब क्या है? जिसमें आपको कीटोन दिखे। और एल्डो का मतलब क्या है? जिसमें आपको एल्डिहाइड दिखे, CHO। ठीक, जिसमें क्या हो? आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख जाए तो वो कैसा है? वो आपको एल्डो ग्रुप का कहलाएगा। और जिसमें आपको कीटो ग्रुप दिख जाए, ठीक, जिसमें ये C डबल बॉन्ड O दिख जाएगा, वो किसको क्या कहेंगे? ऐसे ग्लूकोज को कीटोज बोलेंगे। आओ मेरे भाई समझो, यहां पर कुछ नहीं है, बस एक बार सुनो मेरे भाई। आप बस केवल एक दो बार एग्जांपल ऐसे पढ़ लो, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग नहीं आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, इस बात का दावा है। ठीक है, अब देखो कीटोज की मैंने बताया कि मोनोसैकेराइड दो प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे।
एक तो कैसे मैंने बताया, जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, दूसरा क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है, क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड का मतलब क्या है, CHO होगा, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उनको क्या है, उनके एग्जांपल की बात करें, उनको कह देते हैं एल्डोज। पहले तो यही समझ लो, एल्डोज बोल देते हैं, और इनको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे कीटोज, ठीक है। अब यहां से एग्जाम्पल भी मेरे भाई एक दो याद कर लो, याद करना नहीं है कुछ भी, एग्जाम्पल की बात करें। एल्डिहाइड में जो एल्डोज होते हैं, जिनके पास क्या है, जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज। कौन कौन, ग्लूकोज, मैनोज और क्या है, और गैलेक्टोज। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके मेरे भाई एल्डिहाइड के हैं। और कीटोन की बात करें, जो कीटोज होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसकी बात करेंगे, फ्रक्टोज की, सिर्फ यही आप याद कर लीजिए, फ्रक्टोज, ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो यहां से ये बात हो गई, जो हमारे मोनोसेकेराइड होते हैं वो सिंपलेस्ट होते हैं, इनके बाद में इनको कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ा जा सकता है। डाइसेकेराइड जिनके पास 2 यूनिट हो, ओलिगोसेकेराइड 2 से 7 यूनिट हो, और पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे मोर देन 8 या मोर देन 10 जो है यूनिट्स हो, तो उसको जो है पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड में 2 टाइप के आपको दिख जाएंगे, जब उनका स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो उनको बोल देंगे एल्डोज, जिसके पास कीटोन ग्रुप हो उसको बोल देंगे कीटोज। एल्डिहाइड में एग्जांपल की बात करें, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज, ठीक है। कीटोन में बात करते हैं, जिसके पास कीटो ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं फ्रक्टोज, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन यहां से आपका हो गया। मेन फोकस यहां पर क्वेश्चन के साथ साथ में थ्योरी पर है, ठीक है। यहां से आप थ्योरी एक बार लिख लीजिएगा, इससे रिलेटेड सिंपलेस्ट फॉर्म 2 मॉलिक्यूल, 2 से 7 मॉलिक्यूल, 8 से 10 मॉलिक्यूल। जब इसके बाद में हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड का लेक्चर लेंगे तो यहां से आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस आप जरूर करें, यहां पर एकदम आपको मटेरियल मिल रहा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और जब हम वहां पर पढ़ाएंगे तो बेसिक से सारी चीजों को पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। उसमें अगर एक भी कोई नॉन इंपॉर्टेंट भी बात है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बेसिक का मतलब ही है, थ्योरी का मतलब है एक एक पॉइंट हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात है, तो इसको आप जो है एज इट इज क्लास को करते जाइए। लिखा हुआ है द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ द सुगर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप देखोगे एमपी ग्रुप 5 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ सुगर इज कॉल्ड, इसको कहेंगे मोनोमर, कहेंगे एनोमर, कहेंगे आइसोमर, कहेंगे या ए एंड बी कहेंगे। जब आप केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक आता है आइसोमरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट, तब वहां पर ये चीजें दी होती है, मोनोमर, एनोमर और आइसोमर, ठीक है। देखो मेरे भाई, मैंने यहां पर चीजें लगाई हुई हैं, अगर आपको दिख रही होंगी बोर्ड पर, आई थिंक विजिबल है, नहीं दिख रही है कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताता हूं। ये पीडीएफ आपको क्लास के बाद में टेलीग्राम पर, हमारा मनीष भाई पटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, उस पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम पर आ जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सुनिएगा तसल्ली से क्या कह रहे हैं। देखो क्या होता है, जो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारे हैं, जो आइसोमरिज्म होता है इनके अंदर, आइसोमरिज्म सोल्यूशन में देखते हैं, एक को बोलते हैं एनेंसियोमर्स। क्या बोलते हैं, एनेंसियोमर्स बोला जाता है। एनेंसियोमर्स का मतलब क्या होता है, दीज आर द मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। यहां पर आप देखो, ये आपके सामने जो है एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस पर आप देखोगे ऊपर CHO है, ऊपर भी CHO है, इधर HOH HOH OH H, ये एक तरफ आपको दिख रहा है, इसको डी ग्लूकोज बोल रहे हैं, इसको एल ग्लूकोज बोला जाता है, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, एक दूसरे के क्लोन समझो, ठीक है। तो ऐसे जो है कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एनेंसियोमर्स, ठीक है। क्या बोला जाता है, एनेंसियोमर्स बोलते हैं। विद ऑल कायरल कार्बन हैविंग द अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। देखो मेरे भाई, इधर क्या है, OH है, इधर OH है, इधर H है, इसका उल्टा देखिए, इधर OH इधर H, इस तरीके से, ठीक। ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे, तो इनको क्या बोलेंगे, एनेंसियोमर बोलेंगे। अब इधर देखो, इधर क्या है, अब देखिए क्या है, डायस्टीरियोमर्स दिया है दूसरा। डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, दीज आर द डायस्टीरियोमर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कायरल कार्बन एटम। केवल और केवल पूरे स्ट्रक्चर में आप देखोगे, केवल और केवल एक जो कायरल कार्बन एटम होगा जहां पर, वहां पर ही केवल आपको क्या मिलेगा, चेंजमेंट मिलेगा, और सब कुछ सेम रहेगा। देखो मेरे भाई, यहां पर कहां पर आपको चेंजमेंट दिख रहा है, ये CHO है, ये भी CHO है, HOH HOH, ठीक है, OH H OH H HOH
यहां पर देखिए बदल गया, इधर क्या था, इधर H था और इधर OH हो गया, और यही कायरल कार्बन एटम है। यहां पर देखिए क्या है, चेंजमेंट आ गया, और फिर आगे देखो ये भी H है, ये भी H है, ये भी OH है, ये भी OH है, और CH2OH CH2OH, सारा कुछ सेम है। केवल और केवल चेंजमेंट कहां है, केवल और केवल चेंजमेंट कायरल कार्बन एटम पर एक पर है, ओनली वन कायरल कार्बन एटम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स, इसको बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। अभी देखना पीछे क्वेश्चन में अगला क्या है, एनोमर्स की बात करते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स दीज आर द सिंपल टाइप ऑफ इपीमर्स, ये सिंपल टाइप ऑफ इपीमर्स हैं, ठीक है, दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट द एनोमेरिक कार्बन, जो एनोमेरिक कार्बन होता है व्हेन द मोनोसैकेराइड साइकिल्स फॉर्म अ रिंग। अब देखो यहां पर रिंग स्ट्रक्चर में इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब यहां पर देखो कहां पर चेंजमेंट है, देखना देखना मेरे भाई, ये देखो पहला कार्बन है यहां पर, ठीक, ये पहला कार्बन है C। अब इस पहले कार्बन पर देखो ऊपर क्या है, OH है और नीचे क्या है, H है, और इस पहले कार्बन पर देखिएगा ऊपर क्या है, H है और नीचे क्या है, OH है। इसके अलावा सारा कुछ आप देखोगे सेम है, चाहे इधर की बात करोगे चाहे इधर बात करोगे। अब जिसमें देखो, जिसमें ये CH आपको ऊपर दिख रहा है OH, इसको कहेंगे ये है बीटा, और इधर आप देखोगे क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक, ये क्या है, अल्फा। ठीक है, तो इसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज, इसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हो गए एनोमर्स, एनेंसियोमर्स और एपीमर्स। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बस केवल क्या है, एक एक लाइन की थ्योरी है आपको। अगर केवल और केवल एक कायरल कार्बन एटम पर चेंजमेंट मिल जाए, उसको आप क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स बोलेंगे। एनोमर्स उसको कहते हैं, एनोमर्स जिनमें क्या हो, जो साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया हो, साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर में केवल और केवल डिफरेंट कहां पर हो, केवल और केवल डिफरेंट हो, केवल और केवल कॉन्फ़िगरेशन एट एनोमेरिक कार्बन, जो ये एनएरोमिक कार्बन है उस पर केवल चेंजमेंट दिखे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनोमर्स बोलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ शुगर। अल्फा एंड बीटा कहां पर दिखा आपको, अल्फा एंड बीटा ये आपको दिखा, ये मैंने बताया बीटा डी और ये बताया मैंने अल्फा डी। ठीक है, यहां पर आपको चेंजमेंट दिखा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा एनोमर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनोमर्स, बी वाला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां से लेकर कोई भी आप जो है, चाहे वो आप 12th में हो, आप चाहे 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप जो है अभी डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप नीट लेवल तक की भी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। जो अमीनो एसिड है, आपसे यहां से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। अमीनो एसिड की बात करें, एसेंशियल अमीनो एसिड, तो हमारे अंदर अमीनो एसिड होते हैं 20 अमीनो एसिड की हमारे अंदर आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 की बात करते हैं तो एसेंशियल होते हैं, मतलब 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। अभी सुनना, इसमें भी थोड़ा सा 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, और जो दो हैं, दो क्या हैं, दो सेमी एसेंशियल के अंतर्गत रखते हैं। किसको, सेमी एसेंशियल, ये भी पूछा जाता है सेमी एसेंशियल। ठीक, दो सेमी एसेंशियल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेमी एसेंशियल के अंतर्गत आते हैं। अगर कहीं कहीं पर आपको दिखेगा कि 10 की जगह 9 भी आपको एसेंशियल दिख जाएंगे। ठीक है, 9 एसेंशियल दिख जाएंगे, जो सेमी एसेंशियल वाला होता है उसको हटा देते हैं कहीं कहीं पर। अब देखो इन 10 आपके सामने एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ट्रिप्टोफैन, फेनिल एनालाइन, वैलिन या ऑल ऑप्शन। इनमें से आपको बताना है कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसका मतलब ये बनता है यहां से कि आपको अमीनो एसिड के नाम पता होने चाहिए 20 के 20, और नाम की तरफ आप जाएंगे तो कहेंगे ट्रिप्टोफैन, फेलिन एनालाइन, वैलिन, क्या है ये। अगर आपने बायो से जो है इंटर कर रखा होगा अच्छी तरीके से तो ये आपको याद भी होंगे, अगर आपने मैथ से कर रखा है तो ये आपके लिए बड़ा कष्टकारी है। तो इसको याद करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक है, एकदम शानदार, अभी 1 सेकंड में आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, कहोगे मजा आ गया। ठीक है, पहली ट्रिक देखो, ये आपके सामने एक पहली ट्रिक लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, वीआईपी हॉल में टीटी। क्या है, वीआईपी हॉल में टीटी, बस इतना याद कर लेना। यहां से ये देखो क्या लिखा है, वीआईपी HALL हॉल और में टीटी। ठीक है, समझा भाई मेरे, वीआईपी हॉल में टीटी, याद हो गया इतना। अब सुनो, ये जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, ये मेरे भाई एसेंशियल अमीनो एसिड के हैं। किसके हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड के। एसेंशियल अमीनो एसिड के। क्यों इनको एसेंशियल कह रहे हैं, सुनो 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 सुनो, सबसे पहले अभी एग्जांपल याद करने से पहले यही समझ लो इनको क्यों एसेंशियल कह रहे हैं। इनको इसलिए मेरे भाई एसेंशियल अमीनो एसिड कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इनको हमें डाइट के थ्रू इनको हमें लेना पड़ता है, इसीलिए हमारी बॉडी के लिए क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड है।
ठीक है, आगे चलिए। वीआईपी हाल में टीटी से याद रखेंगे, वी से क्या है वैलीन है, आई से क्या है आइसोल्यूसिन है, पी से क्या है फेनिल एनालाइन है, और हाल से एच से हिस्टडीन याद रखेंगे, ए से आर्जिनिन, एल से लाइसिन, एल से ल्यूसिन, मी से मेथियोनिन, टी से क्या होता है थ्रियोनिन, और टी से ट्रिप्टोफैन। आपको सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे एक दो बार जब चीजें आप पढ़ेंगे। वीआईपी हाल में टीटी आपने याद रखिया, वी से वैलिन, आई से आइसोल्यूसिन, पी से फेलिन एनालाइन, उसके बाद में एच से हिस्टाडीन, ए से आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, उसके बाद में मी से मेथियोनिन, टी से आपके थ्रियोनिन, और टी से ट्रिप्टोफैन। ये आपके क्या है एसेंशियल एमिनो एसिड है। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर ट्रिप्टोफैन, फेलिन एनालाइन, वैलिन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये एसेंशियल एमिनो एसिड के हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगर इतना पूछा है तो हो सकता है आपके नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड एक्सेप्ट करके पूछ दें, तो क्या करोगे? ये मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप इसको याद करें, इसको एक बार देख लें, ट्रिक बहुत ही मजेदार है। सुनो, लिखा है ऑलमोस्ट ऑल गर्ल गो क्रेजी, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल गो केजी, मतलब जो सभी सारी लड़कियां हैं वो पागल हो जाती हैं आफ्टर गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसा, समोसा दे दो कि लड़कियां पागल हो गई। तो यहीं से याद रखेंगे ऑलमोस्ट ऑल गर्ल गो केजी, पागल हो जाती हैं आफ्टर गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसा। तो ऑलमोस्ट से हो जाएगा एलानाइन, ठीक है, आल से हो जाएगा एस्परेजीन, गर्ल से हो जाएगा ग्लाइसिन, गो से हो जाएगा ग्लूटामीन, क्रेजी से हो जाएगा सिस्टीन, आफ्टर से हो जाएगा एस्पार्टेट, गेटिंग से हो जाएगा ग्लूटामेट, टेस्टी से हो जाएगा टायरोसिन, और पोटैटो से हो जाएगा प्रोलाइन, और समोसा से हो जाएगा सेरीन। ये क्या है? नॉन एसेंशियल है। ये क्या है? नॉन एसेंशियल है। और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? ये हमारी बॉडी में बनते होंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये हमारी बॉडी में बनते होंगे। अभी यहां पर हमने बात की दो सेमी एसेंशियल होते हैं, अब दो सेमी एसेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, दो सेमी एसेंशियल, क्योंकि नॉन एसेंशियल एक बार हो सकता है ना पूछा जाए, सेमी एसेंशियल जरूर पूछा जा सकता है। जो सेमी एसेंशियल होते हैं उनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये होते हैं मेरे भाई हिस्टाडीन, अभी मैंने बताया, और आर्जिनिन। अब देखो, आपने जब कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी, आपने देखा होगा, ठीक है, गायनकोलॉजिस्ट उनको रिकमेंड करते रहते हैं कि आर्जिनिन के सैचेट देते हैं उनको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होते हैं। आप यहीं से याद रखेंगे कि मेरे भाई दो एसेंशियल होते हैं, हिस्टाडीन और आर्जिनिन। हिस्टाडीन और आर्जिनिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? ये चिल्ड्रन के लिए और बच्चों के लिए एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, ठीक है। यहां से आपने क्या क्या किया? आपने सेमी एसेंशियल समझ लिए क्यों होते हैं इंपॉर्टेंट, किसके लिए होते हैं, 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। आपने यहां से ये याद भी कर लिया, पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगी, 2 बार इसको पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे यही कहूंगा, वीआईपी हाल में टीटी, आप इतना याद रखिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है प्रोटीन व्हेन ट्रीटेड विद बाईयूरेट रीजेंट, जब प्रोटीन ट्रीट की जाती है बाईयूरेट रीजेंट के साथ में, देन इट्स फॉर्म विच कलर, तब कौन सा कलर प्राप्त होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू या पर्पल। अब देखो, आपको लग रहा होगा अब हम बायोकेमिस्ट्री में आ गए, लेकिन जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए वो भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट थे, और ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि जब प्रोटीन को ट्रीट किया जाता है बाईयूरेट रीजेंट के साथ में, मेरे भाई ये बताओ प्रोटीन किससे बनी होती है? प्रोटीन तो मेरे भाई मिलती होती है, किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो एसिड यूनिट होती है, ठीक है। अमीनो एसिड में अगर आप बात करोगे तो इसके पास क्या होता है? एक NH2 ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा और COOH मिल जाएगा, ठीक है, यही तो मिलेगा, एक NH2 मिलेगा और COOH मिलेगा। NH2 क्या होता है? एमीन ग्रुप, और COOH क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। देखो यहां पर बोर्ड पर हम सारी बातें इसीलिए लिखते हैं, हम ये मान के चलते हैं आपको चीजें, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, आपको ये चीजें नहीं लगती होंगी, या आप इसको जो है अब जानते हैं आलस जैसी चीज होगी, कुछ लोग अपना काम भी करते होंगे, हो सकता है इसको ना पढ़ पाए, उनके पास समय नहीं हो लिखने का, फिर भी वो क्लासेस लेते हैं, मैसेज आते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है, फिर भी हम आपकी क्लास लेते हैं, और नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है तो हम आप जो PDF प्रोवाइड करते हैं उससे हम बाद में पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसी वजह से चीजों को लिख देते हैं कि आपके काम आ सकते हैं,
और जो चीज आपसे मिस हो जा रही है, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी नहीं है, तो अगर आपसे ये चीजें मिस ना हो, इस वजह से यहां पर हम सारा कुछ लेते हैं, लिख देते हैं। और ये भी आप देखा होगा, अगर इससे पहले भी क्वेश्चन आया होगा, दोबारा अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी बात रिपीट हो रही होगी, हम तब भी नहीं छोड़ते हैं, हम तब भी उस चीज को लिखते हैं, ठीक है। लिखने, और मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप पढ़ें, जब आप चीजों को रिवाइज करें, तो आप लिख कर करें। बेहतरीन मेरे भाई, एक बार आप ये चीज को मान के देखिएगा, आप एक बार पढ़ के 2 बार कोई चीज को पढ़ें, और मैं ये कहता हूं एक बार आप उसको पढ़ें और एक बार आप उसको लिखें, आपको फर्क दिख जाएगा कि किसमें ज्यादा आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा। अगर आप चीजों को लिखकर, पढ़कर, नोट्स बनाकर आप याद रखते हैं, तो वो ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में टिकती हैं और ज्यादा दिन तक याद रहती हैं चीजें, ठीक है। अब तो यहां से ये बात हो गई, जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड से मिलकर होती है। प्रोटीन के अंदर यानी अमीनो एसिड के अंदर एक अमीन ग्रुप होता है फ्री, और दूसरा क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अब ये मेरे भाई बताओ, जो बाययूरेट रीजेंट होता है, इसमें क्या क्या होता है। कलर की तो बाद में बात करेंगे, रिएक्शन की बाद में बात करेंगे, बाययूरेट रीजेंट में क्या क्या होता है पहले तो वो जानते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, यहां पर जो बाययूरेट रीजेंट होता है, अब देखो, बाययूरेट रीजेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। रोचेल सॉल्ट्स होता है, साल्ट हो गया ये। उसके अलावा इसमें मेरे भाई पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बायूरेट रीजेंट में 3 चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। बायूरेट रीजेंट में आपने समझ लिया कि कॉपर सल्फेट हो गया, रोचेल सॉल्ट्स हो गया, और उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब रिएक्शन देखो, जब किसकी, कॉपर के साथ में, जब कॉपर की रिएक्शन, देखो क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब इस कॉपर की जब रिएक्शन प्रोटीन में क्या होता है, अभी मैंने बताया, ये नाइट्रोजन होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। जब कॉपर और इस नाइट्रोजन की रिएक्शन होगी, ठीक है, ठीक है, जब कॉपर और इस नाइट्रोजन की रिएक्शन होगी, तो मेरे भाई क्या होता है, सोल्यूशन जो बन के आएगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका सोल्यूशन का कलर जो है पर्पल कलर का आपको दिखेगा। कैसा, पर्पल कलर का। डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या मैंने बताया, बायूरेट रीजेंट, जब प्रोटीन को ट्रीट किया जाता है बायूरेट रीजेंट के साथ में, बायूरेट में आप देखेंगे तो कॉपर सल्फेट होता है, रोचेल सॉल्ट्स होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अमीनो एसिड की बात करें तो इसमें अमाइन ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जब जो है नाइट्रोजन और कॉपर की रिएक्शन होती है, तो जो सोल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का हो जाता है। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, इन विच रिएक्शन प्रोटीन ऑन वार्मिंग, प्रोटीन को जब गर्म करते हैं किसके साथ में, निन हाइड्रीन सोल्यूशन के साथ में गर्म करते हैं, डेवलप हो जाता है ए पर्पल कलर। पर्पल कलर भाई मेरे डेवलप हो जाता है। तो कौन सा टेस्ट है ये, मिलियंस टेस्ट है, या बायूरेट रिएक्शन है, या निन हाइड्रीन रिएक्शन है, या फिर डी नन है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं आता था तो सिर्फ इतने से ही पता लगा सकते थे कि निन हाइड्रीन सोल्यूशन की बात कर रहा है, पर्पल कलर जो है डेवलप हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि निन हाइड्रीन रिएक्शन ही होगी। ये सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये वहां से जो है आप केवल और केवल इतने से ही दिमाग लगाकर इस चीज को लिख सकते थे। अब इसके पहले एक आप देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलियंस टेस्ट, ये क्या होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है बायूरेट रिएक्शन, मैंने आपको बता दिया। बायूरेट रिएक्शन ये हमने बताई, बायूरेट रिएजेंट होता है, और ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, निन हाइड्रीन रिएक्शन, वो भी आपके सामने लिखिए। ये मिलियंस टेस्ट क्या होता है, आइए समझते हैं। जो मेरे भाई मिलियंस टेस्ट होता है, इसका प्रयोग करते हैं अगर अमीनो एसिड में क्या हो, टू डिटेक्ट अमीनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए मिलियंस टेस्ट करते हैं। ये प्रोटीन को जो है, प्रोटीन के लिए किया जाता है, प्रोटीन जो है एस्टिमेशन के लिए। मतलब क्या है, अगर कि जो प्रोटीन है, जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड की गई है, उसमें अगर अमीनो एसिड टायरोसिन है, तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, उसका पता लगाने के लिए मिलियंस टेस्ट करेंगे। अब इसमें कलर की भी बात कर लें तो मेरे भाई पिंक या रेड कलर, कैसा जो सोल्यूशन बनेगा, तो पिंक या रेड कलर का, ब्रिक रेड कलर का आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, ठीक सोल्यूशन मिलेगा। अब यहां पर निन हाइड्रीन जो रिएक्शन थी, निन हाइड्रीन रिएक्शन में आप क्या है, निन हाइड्रीन सोल्यूशन होता है। क्या होता है, प्रोटीन को जब वार्म करते हैं तो
पर्पल कलर का सोल्यूशन मिलता है। इस चीज को आप कॉपी में लिख लेंगे, क्वेश्चंस में ही आपको आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब बायूरेट रिएक्शन किस लिए होती थी, बायूरेट किसके लिए कर रहे थे मेरे भाई, बायूरेट इसलिए कर रहे थे अगर प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड है, क्या है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड है, टू डिटेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड टू डिटेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोटीन, ठीक। तो पेप्टाइड बॉन्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, बायूरेट रिएक्शन करते हैं, बायूरेट टेस्ट करते हैं। बात को समझ गए कि नहीं। इसमें कलर की बात करें तो इसमें कलर आता है वायलेट कलर, क्या आता है, इसमें कलर आता है मेरे भाई वायलेट कलर, ठीक, ठीक है। निनहाइड्रीन आप समझ गए, आप यहां से ये भी समझ गए, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म इन जेंथोप्रोइटिक रिएक्शन इज टर्न इनटू विच कलर ऑन हीटिंग, ठीक है। क्वेश्चन है विच व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जब जेंथोप्रोइटिक रिएक्शन कराई जाती है, इज टर्न इनटू विच कलर ऑन हीटिंग, जब उसमें गर्म करते हैं तो कौन सा कलर आ जाता है जेंथोपोएटिक रिएक्शन में। सबसे पहले तो मेरे भाई यही बताइए, जो जेंथोपोएटिक रिएक्शन है वो किसके लिए करते हैं मेरे भाई, जेंथोपोएटिक रिएक्शन की जाती है डिटेक्ट एरोमेटिक अमीनो जो एसिड होता है, डिटेक्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब मेरे भाई अब एक बात बताओ यहां से कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन होता है, क्योंकि अब अभी तो यही पूछा कि जेंथोपोएटिक रिएक्शन के बारे में पूछा, हमने आपको बता दिया कि जो जेंथोपोएटिक रिएक्शन होती है वो किसके लिए करते हैं, वो एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए की जाती है। अब कौन से एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहां पर जेंथोपोएटिक रिएक्शन ना दिया जाए, यहां पर जो एग्जांपल है वही बता दिया जाए, फला फला एग्जांपल है, अभी मैं आपको बताता हूं कि यहां पर वही एग्जांपल आपको दे दिया जाए, तब आपसे पूछा जाए, तब आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको यही पता होना चाहिए कि जेंथोपोएटिक जो रिएक्शन होती है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए करते हैं। उसके अलावा जो एग्जाम्पल की बात करें, टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, ये क्या है, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, और इनके क्या है, इनको जो है डिटेक्ट करने के लिए जेंथोपोएटिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और जब इनको क्या किया जाता है, अगर ये सोल्यूशन में प्रेजेंट है और इसको हीट कर देंगे तो मेरे भाई ये कन्वर्ट हो जाएंगे येलो या ऑरेंज कलर में। अगर यहां पर ऑरेंज भी दिया होता तब भी आपका जो है काम चलता, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, येलो या ऑरेंज कलर, ठीक है। समझ गए यहां से बात। फिर देखो, मैं बार बार एक क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, दो बार बोल रहा हूं, एक बार तो आपको चीजों को समझा रहा हूं, दोबारा उस चीज को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये बायोकेमिस्ट्री ऐसी चीज है, इसमें आपको देखो ऐसे क्वेश्चंस भी कहीं नहीं मिलते होंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप ये कहें कि क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं मिलते हैं तो मेरे भाई पेपर आप उठा के देखिएगा, एमपी ग्रुप 5 का, एमसीआरई का, इन सभी एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप बायोकेमिस्ट्री एक बार पढ़िएगा, तसल्ली से पढ़िएगा, तो आपको चीजें बेहतरीन समझ में आएंगी, आपके एक दो क्वेश्चन जो भी हैं वो भी नहीं रुकेंगे। आपके लिए ये नई चीज है, इसलिए मैं आपको दो बार यहां से बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों को बायोकेमिस्ट्री इंटरेस्ट ही नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एक तो इंटरेस्ट भी नहीं होता है, दूसरा ये भी है कि वो चीज कभी पढ़ाई ही नहीं गई, वो उस तरीके से आपने उस चीज को सीखा ही नहीं, तो वो आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। समझता हूं इस बात को। मैंने क्या बताया कि जेंथोपोएटिक रिएक्शन है वो डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए की जाती है। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया। क्या होता है, जब ये अगर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, जब इसमें ये रिएक्शन कराई जाती है, उसको हीट किया जाता है, तो क्या होता है, वो कलर जो आ जाता है, कलर पूछा जाता है, वो कलर भाई मेरे येलो या ऑरेंज कलर का आपको मिल जाता है देखने को, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है विच इज द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर अमीनो एसिड आर्जिनिन, ठीक है। अमीनो एसिड आर्जिनिन के लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। अभी देखिए, मिलियंस टेस्ट की हमने बात की, ठीक है, जेंथोपोएटिक रिएक्शन की भी बात की, तो ये दो ऑप्शन तो मेरे भाई नहीं होंगे, ए और डी, आप इनको क्या करेंगे, कट कर देंगे। क्यों, अभी पीछे ही देखो कहां गए, लंदन तो आ नहीं गए, अभी बताया मिलियंस टेस्ट अमीनो एसिड टायरोसिन के लिए करते हैं,
और उसके अलावा क्या था, उसके अलावा जेंथो वाली बात थी, जेंथोपोएटिक किसके लिए कर रहे थे, एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए कर रहे थे। तो यहां से ये बात तो हो गई कि ये हम लोग करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। और हमारा मिलियंस टेस्ट किसके लिए कर रहे थे, मिलियंस टेस्ट मेरे भाई कर रहे थे डिटेक्ट अमीनो एसिड टायरोसिन, ठीक है। अब दो एग्जाम्पल आपके सामने बचते हैं, दो यहां पर दिए गए हैं, इनके बारे में आप समझ लिए काम हो जाएगा। एक तो दिखा हुआ है यहां पर साकागुची टेस्ट, दूसरा लिखा है लेड एसिटेट टेस्ट। अब देखो लेड एसिटेट टेस्ट की बात करते हैं। लेड एसिटेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये मेरे भाई किया जाता है डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर, प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, उसके लिए मेरे भाई करते हैं लेड एसिटेट टेस्ट। अभी देखो इतनी सी बात से काम नहीं चलेगा, हो सकता है अगली बार ये आ जाए कि लेड एसिटेट टेस्ट आपने तो पढ़ लिया कि सल्फर के लिए करते हैं अगर अमीनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट है। कौन सा ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होती है, आपको बताना है। तो एक एग्जांपल भी आप मेरे भाई याद कर लेंगे, सिस्टीन, क्या सिस्टीन, ठीक है। तो यहां से बात बन गई। साकागुची जो टेस्ट है मेरे भाई, यहां से क्या बचता है, अब बच गया बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो साकागुची टेस्ट होता है वो अमीनो एसिड आर्जिनिन के लिए करते हैं, ठीक है। अगर अमीनो एसिड आर्जिनिन है उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, उसके लिए साकागुची टेस्ट करेंगे। मिलियंस टेस्ट की बात करते हैं तो अमीनो एसिड टायरोसिन के लिए करते हैं। अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ट्रायोसिन ट्रिप्टोफैन है, तो किसके लिए करेंगे, जेंथोपोएटिक रिएक्शन होती है। लेड एसिटेट टेस्ट की बात करते हैं तो अगर प्रेजेंस ऑफ सल्फर है अमीनो एसिड में तो मेरे भाई कौन सा टेस्ट करेंगे, लेड एसिटेट टेस्ट करेंगे। और जो है सल्फर प्रेजेंट अमीनो एसिड कौन सा होता है, सिस्टीन होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, विच पॉलीपेप्टाइड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। मेरे भाई ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में कौन सा पॉलीपेप्टाइड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, मेरे भाई ये हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन इसको कहते थे। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इंसुलिन। तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है ए एंड बी, चौथा है नन। मेरे भाई कितनी बार आपको ये मैं बात बताऊं कि ये क्या है, आपने ये इस तरीके से एक संरचना देखी है बॉडी के अंदर, हमने आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बताया है। ये क्या है, ये है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज है। और इस पैनक्रियाज को मैंने क्या कहा था, इसको मिक्स ग्लैंड बोलते थे। इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरीके के यह काम करती थी। इससे क्या निकलता था, इससे एक हार्मोन निकलता था, और ये हार्मोन क्या था, ये हार्मोन मेरे भाई इंसुलिन था। और ये इंसुलिन क्या रेगुलेट करता था, ये इंसुलिन मेरे भाई रेगुलेट करता था ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, क्या करता था, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता था, ठीक है। अगर रेगुलेट नहीं कर पा रहा है इंसुलिन, हमारी बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जा रही है, या हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं निकल पा रहा है, तो बीमारी हो जाती थी डीएम, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक, मिठाई से डायबिटीज मेलाइटस, ठीक, डिजीज हो जाती थी। अब बताओ मेरे भाई, कितनी सारी चीजें एक क्वेश्चन से हम आपको याद करा दे रहे हैं, कवर करा दे, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। आप हिमेटोलॉजी में जाएंगे सब कुछ बताया हुआ है, या क्वेश्चंस कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में फंसा हुआ है तब भी मैंने इस चीज को कराया हुआ है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डैश चेन इज फॉर्म। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, मेरे भाई क्या मैं आपको बताऊं, बताया था कि जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन मिलकर बनी होती है किससे, अमीनो एसिड से। किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड। ऐसे ऐसे अमीनो एसिड भाई मेरे लगते जाते हैं, ठीक है, ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं प्रोटीन के, ठीक है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे लग जाते हैं तब धीरे धीरे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी, 4 प्रकार के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जब प्रोटीन पढ़ेंगे और डिटेल में सारी चीजों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, जो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड चेन यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ये भी बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सुनिएगा, ये वहां हिमेटोलॉजी में भी कराया हुआ है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, सबसे पहले तो हमें बताइए क्या होता है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है। अभी देखो आपने सुना है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है,
हीमोग्लोबिन की अगर बात करोगे तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन मेरे भाई काम करता था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। किसका? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ये अभी तक करता चला आ रहा था, करता ही है, करता चला के आ रहा था। उसके बाद अगर मैंने आपसे ये बोला था अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, लंबे समय तक अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हीमोग्लोबिन हमारा क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूकोज अटैच हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्लूकोज अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो ग्लूकोज को क्या कहते हैं, इसी को बोल देते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इसी को बोलते हैं। ठीक, बात यहां से समझ गए कि हीमोग्लोबिन जो है अटैच हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। आओ सुनो, अब क्या होता है, आप जब डॉक्टर के पास क्या गए होंगे, आपने जो है प्रैक्टिस की है, आपने क्या है वहां पर काम भी किया हुआ है, आपने ट्रेनिंग भी की, हो सकता है कई सारे लोग काम भी कर रहे हो। एक टेस्ट होता है, जब आपने देखा होगा कोई शुगर का पेशेंट आता है तो एक टेस्ट करवाते हैं जब लंबी लगता है कि शुगर के बहुत ज्यादा लक्षण दिख रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली शुगर के आप देखते होंगे ये 3 टेस्ट कराते हैं, 3। ठीक, एक तो रैंडम करा लेंगे आरबीएस, एक फास्टिंग करा लेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर, और एक जो है क्या कराते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद करा लेते हैं पीपी। ठीक, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये टेस्ट करा लेते हैं। पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आपने चीजें पढ़ी हैं आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक, तो ये नॉर्मली 3 टेस्ट कराते हैं। एक और टेस्ट आपने सुना होगा HbA1c। ये क्या है, HbA1c क्या है? ये HbA1c यही क्या करता है, यही ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को, यही ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने का काम करता है। क्या क्या होता है ये जो HbA1c होता है, पहले तो आप बताइए किस वायल में इसको करते हैं। वायल या वैक्यूटेनर की बात करें तो इसका सैंपल EDTA में लेते हैं। ठीक, EDTA वायल में लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये HbA1c जो टेस्ट होता है ये पता लगा देता है मेरे भाई 2 से 3 महीने की, पास्ट 2 to 3 मंथ ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, 2 से 3 महीने की क्या होता है, ये शुगर लेवल पता कर देता है। ठीक है, जब रिपोर्ट आप देखेंगे HbA1c की तो वहां पर आप देखेंगे तो ये आपको ए वाला ऑप्शन राइट नजर आएगा ऑप्शन के हिसाब से। वैसे आप देखेंगे तो 6 तक जो है, बहुत ज्यादा 6 तक मानते हैं कि क्या है, डायबिटिक नहीं है। अगर जैसे ही 6 से ऊपर जाता है और 7 से कम रहता है उसको प्री डायबिटिक बोल देते हैं कि वो डायबिटीज की स्टेज में आ गया है, अब आपको बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ जाएगा। और 7 से ऊपर है या 7 तक पहुंच गया है तो उसको मेरे भाई डायबिटिक घोषित कर देंगे कि 2 से 3 महीने से आपकी ब्लड की शुगर लेवल लगातार ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज हो गई। ठीक, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ें तो इसी तरीके से चीजों को आप पढ़ते हुए चले। यहां पर देखिए कि टेस्ट कौन सा करता है, किस वायल से करते हैं, ये बताता क्या है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता क्या है, नॉर्मल रेंज क्या होती है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। अब आप बताइएगा, अगर आपने आज से पहले HbA1c करते चले आ रहे होंगे, नहीं भी किया होगा तो नाम भी सुना होगा, किस वायल में करते हैं, क्या बताता है, क्या सब कुछ अभी तक आपने इतना पढ़ा था कि अगर अगर पढ़ा भी होगा कि 2 से 3 महीने की शुगर लेवल को करने के लिए HbA1c टेस्ट लगाते हैं। HbA1c किस वायल में लगाते हैं, क्या है, क्या ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर एक बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन फॉर एन इंडियन एडल्ट इज अबाउट डैश ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इंडिया में अगर जो है किसी बॉडी का कितना, जितने वेट है उसके अकॉर्डिंग कितनी उसको प्रोटीन लेनी चाहिए, ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो इंडिया की बात करें तो जब आप डाइटिशियन के पास जाएंगे या फिर एक चार्ट रहता है, ठीक, एक चार्ट रहता है उसमें आप देखेंगे कि पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 ग्राम। ठीक है, यानी अगर किसी का वेट 1 किलोग्राम है तो उसको जो है 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे चलिएगा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज टेस्ट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ। अरे मेरे भाई बस यही लिखा हुआ है, जीओडी एंड पीओडी, ये फेमस नाम से आपने सुना होगा। ठीक, जीओडी और पीओडी किसके लिए एस्टिमेशन में कर रहे थे, तो जीओडी और पीओडी किसके लिए कर रहे थे, ग्लूकोज के लिए कर रहे थे। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है विच कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अरे यार शुरुआत में बताया कि C6H12O6, ये क्या है, इसमें क्या क्या है, इसमें तो देखो मेरे भाई C6H12O6 में C आपको क्या दिख रहा है, कार्बन। ठीक, H क्या दिख रहा है, ये
हाइड्रोजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक, ये तीनों चीज क्या है, C6H12, ये किसका फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक, किसका है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर यही कौन हो जाता, CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात कर देते तो ये किसमें होता है, प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन में आपको कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा। स्टार्टिंग में ही बताया कि अमीनो एसिड के पास क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन है, ऑल एंजाइम कैटालाइज, जो जितने भी सारे एंजाइम होते हैं वो कैटालाइजिंग इरिवर्सिबल रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस एक्सेप्ट। अभी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, कहेंगे मेरे काम का है क्या। मेरे भाई क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये आपके काम का बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप इसको जाएंगे तो सेल में भी इसको आप पढ़ेंगे, आप इसको जो है केमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट यानी बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आप 12th की एनसीईआरटी में भी ये आपकी चीजें मिल जाएंगी, और ये आपके एग्जाम में सिलेबस में है। जो आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें आपका ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ठीक, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये 10 स्टेप में प्रक्रिया चलती है, 10 स्टेप में। ठीक, 10 स्टेप में प्रक्रिया चलती है, आगे आपको दिखाते हैं, यहां पर मैंने लगा दिया। ये 10 स्टेप में प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, ऐसे करके प्रक्रिया चलती है, और ये लास्ट में क्या होता है, पायरुवेट बन जाता है। 10 स्टेप में प्रक्रिया होती है। बात करते हैं जो 3 ऐसे स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10। 1, 3 और 10 ऐसे स्टेप होते हैं जो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक, ये तीनों क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप हैं। और जितने भी सारे बचते हैं, 2 हो गया, उसके बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए, ये सारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। और यही आपसे पूछा था कि यहां पर कि किसी एक को छोड़कर और जो क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप हैं। तो भाई मेरे, जो पायरुवेट काइनेज हो गया, हेक्सोकाइनेज हो गया, और ये फास्फेट फ्रक्टोकाइनेज हो गया, ये इरिवर्सिबल है। और जो एनुलेज है, ये क्या है, ये रिवर्सिबल है। ये क्या है, ये रिवर्सिबल है। आप जो है, जब ये वाली स्लाइड आपको मिल जाएगी, आप सारे यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको मिल जाएगा। मैंने क्या बताया, 2 हो गया आपका, उसके बाद में क्या है, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और आपका 9 हो गया। ये सारे क्या हैं, ये रिवर्सिबल हैं। 1, 3 और 10 कैसे हैं, इरिवर्सिबल हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, विच मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अकर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम फेनिल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज। अगर बॉडी में किसी के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए और उसमें क्या हो, एब्सेंस हो जाए एंजाइम की फेनिल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज, अगर इस एंजाइम की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, एल्बिनिज्म हो जाएगा, एल्केप्टोनूरिया हो जाएगा, फेनिल कीटोनूरिया हो जाएगा, या फिर टायरोसिन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सारी थ्योरी आनी चाहिए, मतलब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे भाई देखिए, पहले ये चीज यहां पर समझिएगा। क्या यहां पर समझ रहे हैं, देखिए ये समझिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ फेनिल कीटोनूरिया। जो फेनिल कीटोनूरिया कंडीशन होती है, इसको कहते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म की इनबॉर्न एरर का मतलब उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है, उसको कहते हैं फेनिल कीटोनूरिया। अगर इसमें क्या हो, एंजाइम की कमी हो जाए, फेनिल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज, अगर फेनिल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, तब क्या होता है, जो हमारे अंदर दैट कन्वर्ट अमीनो एसिड फेनिल एनालाइन इनटू टायरोसिन। मेरे भाई, जो अमीनो एसिड होता है फेनिल एनालाइन टायरोसिन में बदलता है, और इसको बदलने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फेनिल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज। अगर ये फेनिल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाएगी तो ये फेनिल एनालाइन टायरोसिन में बदल नहीं पाएगा। ये बदल नहीं पाएगा तो फेनिल एनालाइन क्या होगा, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब ये एक्यूमुलेट हो रहा रहेगा तो फेनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और अदर डेरिवेटिव में बदल जाएगा। जब ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ये ब्रेन क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति जिसके अंदर ये फेनिल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा। ठीक, वो बच्चा जो क्या है, मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा। और अगर बात करें तो देज आर आल्सो एक्सीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। अगर बात करते हैं, जो फेनिल पायरुविक एसिड होता है वो किडनी द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। यहां पर ये बात है किसकी, फेनिल एनालाइन की। ठीक,
आगे सुनिएगा। अभी देखो ये थ्योरी में मैंने लिख रखा, आपको बताने के लिए ये सारी चीजें थ्योरी में लिख रखी। ये हमारा काम नहीं, ये किताब वालों का काम है। अब हमारा काम देखेंगे, आपको चीजें मिलेंगी इस तरीके से, ठीक। अभी मैं सुनिएगा, पढ़िएगा एक बार मेरे भाई। इतनी जल्दी आसानी से जो चीजें हैं अगर आपको मिल जाएंगी, आप उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे आप देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको पेड जो बैच मिल रहा है, फ्री बैच है। पेड बैच की कीमत से भी अच्छा बैच अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर मिल रहा है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि अभी हमने जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन चालू किया, पेड भी नहीं मिलता। नॉन टेक्निकल चालू किया, आगे आप देखेंगे 3 दिन से क्लास हुई है, अभी उस पर 1000 लोगों ने उस चीज को नहीं देख पाया है। और आप देखें ढूंढते रहते हैं कि कंटेंट कहाँ नॉन टेक्निकल का मिलेगा, लेकिन जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद मैसेज आते हैं कि अब की बार से नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे सर, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, दिक्कत हो रही। हम फ्री में उन चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो वही चीज है, ये चीज अगर ऐसे आपको दे दे रहे हैं ऐसे, ठीक। उसके अलावा देखो आपको फ्री में यहाँ पर जो क्लास मिल रही 1 नंबर की, क्योंकि ये हम कहें, क्योंकि हम मेहनत करते हैं इस वजह से कह रहे हैं, और हमें पता है कि ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी लेता हूं, इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप 3000 रुपए देकर अगर क्लासेस कर रहे होंगे तब भी नहीं मिलेंगे। चाहे वो क्वालिटी की बात हो, चाहे वो क्वांटिटी की बात हो, चाहे वो जो है इस कंटेंट की बात हो, किसी भी लेवल में आप नहीं पा पाएंगे। ये पीडीएफ प्रोवाइड करने की बात हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सा पीडीएफ आपको क्लास नोट प्रोवाइड करता हो, आप हमें बता दीजिएगा। कोई नहीं करता। कोई कहेगा कि पायरेटेड हो जाएगा भैया, ये कोई चुरा लेगा, इनसे जो है चोरी हो जाएगी। अरे मेरे भाई, ये मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर देखोगे सारे जो है जितना ये टाइप मटेरियल है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देता हूँ। ये एज इट इज अपलोड कर दूंगा और एज इट इज आप उसको पढ़िएगा, आप उसको जिसको चाहना हो भेजना हो भेजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें आपको पेड वर्जन में भी नहीं मिलेंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उसकी चीजें दी जा रही है, उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक। अभी यही चीज 3000 में बेचे तो अभी 150, 200, 300 बच्चा एक साथ में फटाफट खरीद लेगा। अभी राजस्थान एनएचएम का पेपर होने वाला 1 महीना बचा है, अभी मैं अनाउंस कर दूं बैच लेके आ रहा हूं 2000 रुपए का, अभी फटाफट बच्चा खरीद लेगा, पढ़े चाहे ना खरीदेगा जरूर। तो वैल्यू करना सीखिए चीजों की। एल्केप्टोनूरिया की बात करते हैं। एल्केप्टोनूरिया क्या होता है सुनिए। एल्केप्टोनूरिया जो डिस्कवर्ड की थी वो आर्किबाल्ड गैरोड थे, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था 1902 में। ऐसे में एल्केप्टोनूरिया में क्या होता है, जो पेशेंट होता है एल्केप्टोनूरिया का, उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ होमोजेनिस्टिक उसकी यूरिन में पाया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड जो है उसकी यूरिन में मिलेगा। सच यूरिन क्या होता है, ऐसा यूरिन जैसे ही वो यूरिन पास करेगा, लाइट के एक्सपोजर में जैसे ही यूरिन आएगी वो क्या हो जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लैक अपॉन एक्सपोजर टू द लाइट। ऐसे पेशेंट को, जो पेशेंट एल्केप्टोनूरिया का होगा, जैसे ही वो यूरिन पास करेगा, लाइट के कांटेक्ट में आने से यूरिन क्या हो जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी। इन नॉर्मल पर्सन क्या होता है, होमोजेनिस्टिक एसिड एल्केप्टोन इज ऑक्सीडाइज बाय लिवर एंजाइम, ठीक है। नॉर्मल व्यक्ति में आपको जो है ये होमोजेनिस्टिक एसिड नहीं मिलेगा यूरिन में, लेकिन अगर एल्केप्टोनूरिया का पेशेंट है तो उसकी यूरिन में आपको ये होमोजेनिस्टिक एसिड मिल जाएगा। उसके बाद एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या होता है, कांट सिंथेसाइज मिलाइलिन ड्यू टू द टायरोसिन डिफिशियंसी। क्या होता है इसमें, अगर कोई पेशेंट एल्बिनिज्म का है उसके अंदर क्या होगा, जो मिलाइलिन जो होता है सिंथेसाइज नहीं होता है, क्योंकि टायरोसिन की डिफिशियंसी हो जाती है। अब देखिएगा, ये आपने पढ़ लिया, सुनो मेरे भाई, एक लाइन बस यहां पर देखो क्या लिखी। ये फेनिल एनालाइन है, एक अमीनो एसिड है। फेनिल एनालाइन हाइड्रॉक्सिलेज की उपस्थिति में क्या होता है, ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, इसकी क्या हो, कमी हो जाए, ये बने ही ना, ये मिले ही ना, तो ये फेनिल एनालाइन क्या हो जाएगा, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब ये बहुत ज्यादा बॉडी में हो जाएगा तो उसके बाद ये फेनिल एनालाइन कन्वर्ट हो जाएगा फेनिल पायरुविक एसिड में। किस में हो जाएगा, फेनिल पायरुविक एसिड में हो जाएगा कन्वर्ट। बस यही बात इतनी जो यहां पर लिखी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ हमने एक लाइन में आपको यहां पर इस रिएक्शन से समझा दी। समझे मेरे भाई। तो इस चार्ट को आप याद करिएगा, इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक, इसमें कुछ नहीं रखा है। आगे बात कीजिएगा, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अकर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंजाइम फेनिल एनालाइन हाइड्रॉक्सिलेज। फेनिल एनालाइन हाइड्रॉक्सिलेज की कमी हो जाएगी तो कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, अगर कमी हो जा रही है तो डिसऑर्डर हो जाएगा फेनिल कीटोनूरिया। क्या हो जाएगा, फेनिल कीटोनूरिया हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन मेरे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका फेनिल कीटोनूरिया, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन इज कॉल्ड। अगर टायरोसिन की एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाती है तो क्या कहेंगे। देखो
इस डायग्राम को देखो, मैंने क्या कहा था, फेनिल एनालाइन जो है फेनिल हाइड्रोक्सिलेज की उपस्थिति में टायरोसिन में बदलेगा एकदम नॉर्मल कंडीशन में। अगर फेनिल एनालाइन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाए या उपस्थित ना हो तो एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये फेनिल एनालाइन जो है ये टायरोसिन में बदल नहीं पाएगा। तो ये कैसी हो गई, इसको कहेंगे एबनॉर्मल कंडीशन। तो इसके बाद में जो दिक्कत हो जा रही थी वो मैंने बताई। टायरोसिन नॉर्मल कंडीशन में टायरोसिनेज की उपस्थिति में विनाइलिन में बदल रहा था। अगर जो है एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए, ये टायरोसिन टायरोसिनेज की उपस्थिति में मिनाइल में कन्वर्ट ना हो पाए तो ये टायरोसिन किस में बदल जाएगा, पैरा हाइड्रॉक्सिन फेनिल पायरुविक एसिड में। फेनिल पायरुविक एसिड होमोजेनिस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहेंगे एबनॉर्मल कंडीशन। जब ये एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी तो उसी को क्या कह देंगे, उसी को मेरे भाई बोले दिया जाएगा एल्केप्टोनूरिया। मतलब क्या है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में टायरोसिन मिनाइलिन में बदलना चाहिए। अब टायरोसिन मिनाइलिन में नहीं बदल के एबनॉर्मल कंडीशन आ गई जिसमें से होमोजेनिस्टिक एसिड जो है यूरिन में पास हो रहा है। उसकी यूरिन जो है भाई मेरे अच्छी खासी आ रही थी, उसने ब्लैक कलर का जो है यूरिन कर दिया। तो इस बीमारी को क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको कहेंगे एल्केप्टोनूरिया। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चंस। यहां तक आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं। ठीक, तो ये से सारे बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बायोकेमिस्ट्री के थे। इसमें हमने केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन को समझा है। अगर अब हम आपको थ्योरी कराएंगे तो कुछ बेसिक चीजों को लेकर चलेंगे तो आप यहां से समझ पाएंगे। जिनका अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है तो वो बेसिक से अगर सारी चीजें पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए क्या है, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस होता है मेरे भाई। जहां पर आप फर्स्ट ईयर का पूरा पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर का पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में अगर आप में जो है नॉन टेक्निकल आ रहा है तो वो भी आप कवर करेंगे। तो जैसे आपके पास 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू जो एग्जाम में पूछे गए उनके थ्रू अगर आप थ्योरी करते हुए चलेंगे तो मेरे भाई जरूर फायदा होगा, इस बात की गारंटी है। और मेरे भाई 1 महीने बाद राजस्थान एनएचएम का पेपर है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मैं भाई आपको बता देता हूं, ये है अपना यूट्यूब चैनल मनीष भाई पटेल। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, जिस पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ऐसे देखिए प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें एमपी ग्रुप 5, एमसीआरई, इसमें जो है अभी जो आरआरबी पैरामेडिकल, ये सारे जो जितने भी हमने कराए होंगे इसमें आपको 5 पेपर अभी रिसेंट के मिल जाएंगे। ठीक, 5 हैं, इनको आप जरूर करिएगा, 100% करिएगा। एग्जाम कोई भी आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन जरूर करके जाइएगा। उसके अलावा देखेंगे टॉपिक वाइज की बात करें तो इसमें ब्लड बैंक है, हिमाटोलॉजी है, और भी इसमें टॉपिक है जैसे हिस्टोपैथोलॉजी हो गई, उसकी तो हमने कंप्लीट आपको 1.5 घंटे में क्लास करा दी है। ठीक, चाहे तो आप YouTube पर जाकर सर्च कर लीजिए हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल, आपको क्लास मिल जाएगी 1 घंटे 20-25 मिनट की बेहतरीन और शानदार। वहां पर आपको क्लास कराई है थ्योरी की, जो डिटेल में क्लास होनी चाहिए जिस तरीके से। इस तरीके से आपकी जो है साइटोलॉजी की क्लास होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, वो हम बहुत बेहतरीन तरीके से करा देंगे, चिंता मत कीजिएगा। तो अगर आप एनएचएम की तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान की तो यहां पर सारी प्लेलिस्ट हैं, आप जाकर उन प्लेलिस्ट से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और डेली क्लास आपकी 9 बजे यहां पर टेक्निकल वाली चल रही है, वो चलती रहेगी। नॉन टेक्निकल जिसको पढ़ना है यहां पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, नॉन टेक्निकल भी आप यहां से क्लासेस को कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें चाहे तो फैक्ट वाला मनीष आप जाएंगे इंस्टाग्राम पर, यहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 1,15,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं, यहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट्स जो भी हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी है उसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है, वो यहां पर सारी अपडेट क्या है जो आपको रील के फॉर्मेट में मिल जाती हैं। और यहां पर हम कुछ और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाएंगे जो भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमें। उसके अलावा ये अपना टेलीग्राम है जहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये पीडीएफ आपको मिल रही, देख रहे हैं। तो एज इट इज ये क्लास नोट की पीडीएफ इस टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाती है क्लास के बाद में। जैसे ये क्लास हुई उसके बाद में ये देखिए आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी क्लास के बाद में इस टेलीग्राम पर। तो आप उनको डाउनलोड करिए, जिसको भेजना हो अपने यार दोस्त में फटाफट भेजिएगा, बेचिए नहीं, भेज दीजिए पढ़ने के लिए, पता चले कि आप बेच रहे हैं, बेचिएगा नहीं, ये काम मत कीजिएगा। तो यहाँ से आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, अगर कोई भी आपको दिक्कत है परेशानी है तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये क्लास आपकी ऐसे ही चलती रहेंगी, डेली आपको टेक्निकल क्लासेस 9 बजे मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।